हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। आज बच्चों हम चैप्टर 1 का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे अक्सर टाइम एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्व करके आपको देखते ही रिजल्ट दे देना है। तो अब इस तरह की इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा यदि इसको छोटी सी इंफॉर्मेशन को गलत पढ़ ले या फिर ना पढ़े तो उसके 1 से 2 मार्क्स चले जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बेसिक डिटेल्स देंगे आपकी एक्सरसाइज के उन क्वेश्चंस की जो कि आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में आने वाली है। ठीक है, चलो तो आज का जो टॉपिक है डेसिमल नंबर, बेसिकली ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने दोनों क्लासेस का नाम यहाँ मेंशन करा है 9th एंड 10th। क्यों? क्योंकि ये दोनों बच्चों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 9th के बेसिक लेवल से और फिर उसको स्टार्ट करते हुए आपके 10th लेवल तक के सवालों में उसको खत्म कर देंगे। क्लियर? चलो, तो जैसा मैंने बात करी रियल नंबर्स की, रियल नंबर क्या होते हैं? एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। अब देखो हम यहाँ पर बेसिक रियल नंबर की डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा दी, नंबर सिस्टम वाला वीडियो आप देखिए, आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम उससे थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं। क्या बात है? बात यह है कि यदि किसी भी रियल नंबर को हम लिखना चाहें तो 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक तो या तो पी बाई क्यू फॉर्म में या पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू में सिर्फ रैशनल नंबर लिखे जाते हैं और हमारे पास कई ऐसे नंबर हैं जो कि इरैशनल होते हैं और इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब ऐसा नहीं कर सकते तो हम उनके दोनों को लिखने का एक कॉमन मेथड ढूंढ लेते हैं और डेसिमल फॉर्म ऐसी आ जाती है जहां पर हमें पता लगता है कि हाँ यार, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल नंबर, हम दोनों को ही किस कैटेगरी में लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म की कैटेगरी में लिख सकते हैं। अब डेसिमल फॉर्म को जब हम लिखते हैं तो डेसिमल फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहला, यदि आप किसी भी नंबर को लिखो तो ये ऐसे लिखा होता है ABC पॉइंट DEF। क्या है? इस पॉइंट के, इसको यदि हम डेसिमल नाम दें तो इस डेसिमल के पहले का जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाता है? इंटीजर पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट, आप जो भी कहना चाहें। और सेकंड हो जाता है हमारा डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट यही इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट नीड है, इसको समझना कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, किसी भी डेसिमल नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, एक इंटीजर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। इंटीजर डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है और डेसिमल के बाद लिखे पार्ट को हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। क्लियर? इतने इंफॉर्मेशन के बाद यदि हम आगे चले तो इंटीजर पार्ट आपने पढ़ रखा है ना? इंटीजर पार्ट में क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म आती है नहीं आती है, ये सब आपको पता है। ठीक है, हम -3 -5 +3 +5 ऐसे कई नंबर लिख देते हैं, वो इंटीजर पार्ट हो जाता है। तो उस पर डिटेल डिस्कशन करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो आपको आता है। मेन दिक्कत आती है डेसिमल पार्ट पे, क्योंकि बच्चों को ये पार्ट समझ में नहीं आता है। तो इसी को हम लेकर आए हैं कि आफ्टर द डेसिमल द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। वही डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ ली वापस से, इसलिए ताकि हर बच्चे को एक बार क्लियरली दिख जाए। क्या बोल रहा है? डेसिमल पार्ट क्या होता है? आफ्टर द डेसिमल द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। डेसिमल के पीछे का पार्ट जो हमने यहाँ पर क्या लिखा था? DEF। ठीक है, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब यहां पर पूरा फ्लो चार्ट लेकर आओ मैं किसी भी रियल नंबर का, डेसिमल पार्ट का, और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, जब हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं डेसिमल कैटेगरीज में, ठीक है, डेसिमल के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। अब हम रियल नंबर को डायरेक्ट किस कैटेगरी में लाए? रैशनल इरैशनल की कैटेगरी हटा दी हमने। हमने दिमाग में क्या रख रखा है कि डेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो अब यहां पर नंबर कैसा होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो डेसिमल पार्ट पर आकर खत्म हो जाए। आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 1 डेसिमल, 1 प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, किसी भी कितने भी काउंट ऑफ प्लेसेस के बाद यदि कोई नंबर खत्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और ऐसे नंबर्स की जो कैटेगरी कहलाती है वो क्या कहलाती है? रैशनल नंबर। कौन सी नंबर? रैशनल नंबर। क्लियर? अब डेसिमल का ही दूसरा पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद पार्ट खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। अब वो चलता जा रहा है तो फिर चलने की कैटेगरीज डिसाइड करते हैं कि किस तरह से चल रहा है, एक ऑर्डर में चल रहा है या बिना ऑर्डर के बेसिर पैर चलते ही जा रहा है। क्लियर?
तो नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज होती हैं, या तो रिपीटिंग होना चालू हो जाए या फिर नॉन रिपीटिंग हो जाए। और मुझे लगता है 9th बच्चे यदि पढ़ के आए हैं, यदि 9th वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो बस इतना ही ध्यान रखें कि आपको याद रखना है, और 10th वाले बच्चे इस बात को पहले से पढ़ के आए कि कई नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट करना चालू कर देते हैं, जिनको हमें बाद में हमने 9th क्लास में पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखा था। तो वो रिपीटिंग कैटेगरी जो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/3, ये 1/3 भी कहलाता है, और इसकी जो आंसर आता है वो आता है 0.33333 और चलता जाता है। तो ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आता है, बट कैसी है? रिपीटिंग। और क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसलिए इसको रैशनल नंबर भी कह देते हैं। तो समझ में आया कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कह देते हैं? रैशनल। अब ये बात यहां से थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि यहां की इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं? इरैशनल। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म हो रहा है डेसिमल के बाद, ना ही रिपीट कर रहा है, एक ऑर्डर फॉलो करते हुए रिपीट नहीं करने को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी कहते हैं। और उसमें जो एक ही नंबर फिक्स होते हैं वो है हमारे इरैशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इरैशनल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। कोई भी अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये दिया जाए, इसके अलावा एक ई होता है और एक हमारा होता है पाई, यही तीन कैटेगरीज के नंबर हमारे इरैशनल की कैटेगरी में फिक्स होते हैं। ठीक है, प्रूफ आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के देख भी रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में अब एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या? अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ काउंटेबल नंबर। देखो, बहुत वर्ड्स को बहुत स्पेसिफिकली लिखा जाता है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली समझना होता है। क्या लिखा गया है? अ काउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? कि यदि किसी भी नंबर पर, एग्जांपल के लिए 8.6, ये खत्म हो गया, खत्म, यहां पर कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ डेसिमल आपका, इसके बाद कॉमा है, इसका मतलब ये नंबर खत्म हो चुका है, तो 8.6 खत्म, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 12.58, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखी हुई और ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पर 13.654, ये भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लिखने के बाद खत्म हो गया। तो ये सब किस कैटेगरी के आ जाते हैं बच्चों? डेसिमल कैटेगरी के आ जाते हैं, और इसमें भी कौन सा? टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। क्लियर? अभी बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इसके लास्ट में पहचानने का और भी बहुत अच्छा तरीका भी समझाऊंगा, ध्यान से बने रहिएगा। यदि हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ ली, तो अब कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके 2 पार्ट। ठीक है, अब दोनों ही नंबर यहां पर अभी सिंपल लिखे हुए, रिपीटिव वाले सारे। ठीक है, तो ये रिपीटिव वाले 2.3333, 11.12, 12, 5.67, 65, 67, 65 होता, तो ये रिपीटिंग कैटेगरी में चला जाता। बट ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रीवियस वाला ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में हमने जो दोनों एग्जांपल आपको दिए हैं, कुछ रिपीटिव है और कुछ नॉन रिपीटिव है। अब जो भी एग्जांपल है उनके भी यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या कह रहा है? अ डेसिमल नंबर दैट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद एक अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं यहाँ पर कीप अपीयरिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कीप ऑन अपीयरिंग। डिजिट्स जो होती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी अपीयर होती ही जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती है। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी कैटेगरी डिफाइन नहीं करी गई है कि रिपीटिव है या नहीं, बस इतना सा बताया गया है कि दोनों ही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। चलो आगे। अब इसकी दोनों कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी की हम बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाले। तो देखो ध्यान से, in the case of non-terminating but recurring decimal or non-terminating repeating decimal, the decimal places will continue forever and never comes to an end. But since the name says, जैसा नाम ने कहा, repeating और recurring, क्या कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं या तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे एक फिक्स पैटर्न में, और एंड कभी नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? Since the name says repeating
or recurring, it signifies that the repetition of the decimal values forms a specific pattern that can be easily identified. आप देख सकते हो 1.3 को क्या लिखा गया है 0.33333333। अब इसमें कितने भी 3 लगा लो ये सेम ही चलता जाएगा जब तक आप थक नहीं जाते, ये नहीं थकेगा खत्म होने से। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी। और एक और एग्जांपल 1/7 0.142857। बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, सर आप कहोगे, आप कह सकते हो बच्चों की यहाँ पर सर 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, यहाँ तक तो कोई रिपीट हुआ ही नहीं। तो बच्चों ये बात ध्यान से सुन लेना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि 1-2 डिजिट के बाद रिपीट होना चालू हो जाएंगे। रिपीट होने में कई बार 17 डिजिट लग जाती हैं, 4 पैटर्न बनते हैं, 5 पैटर्न बनते हैं। पैटर्न अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है, कितने भी टर्म्स के बन सकते हैं। आपकी बुक्स में ही ऐसे 9th क्लास में ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे जब आपने 1/17 डिवाइड किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिएगा। 1/17 का रिपीटेशन बहुत लेट स्टार्ट होता है, बच्चा थक जाता है और कई बार सोचता है ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। बट ध्यान रखना, इस वीडियो के अंत तक आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि बिना टीचर ने देखे 1/17 देखते उसने ये क्यों कह दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी का सवाल है। यदि आपको तब नहीं समझ में आया था तो ये आज जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/7 है, ये भी देखो 6 डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट हो गया, 142857, 142857। क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान रखना बच्चों, रिपीटिंग कैटेगरी में या नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में डेसिमल के बाद यदि कोई भी पैटर्न बन रहा है तो ये 3 डॉट जरूर लगाया करो। ये 3 डॉट किसको दिखाते हैं कि ये सवाल आगे कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड। यदि आपने किसी भी मूवी या किसी भी ऐसी चीजों में देखा हो तो वहां पर टू बी कंटिन्यूड के बाद ऐसे 3 डॉट लगे होते हैं। ये 3 डॉट स्पेसिफिकली इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये चीज बता रही है कि चीज आगे चलती जा रही है। क्लियर? ओके, तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम इरैशनल नंबर भी कह देते हैं। इरैशनल नंबर। क्लियर? In the case of non-terminating and non-recurring decimal or non-terminating, non-repeating, देखो बात एक ही है, non-terminating and non-recurring या फिर non-terminating, non-repeating decimal, ठीक है, बात एक ही है। आप कई बच्चों में कई स्कूल्स में रिकरिंग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सर रिकरिंग होता है, और कई बच्चे कहते हैं सर रिपीटिंग होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। रिकरिंग का मतलब बार बार सेम आना। The decimal places will continue forever and never comes to an end and do not repeat also। वहां क्या लिखा था? And repeat also, रिपीटिव कैटेगरी में आ जाता है, जैसा राम ने सजेस्ट किया था, ये लिखा होता ना एज नेम सजेस्ट। यहाँ वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डू नॉट रिपीट ऑल्सो, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू P/Q फॉर्म। इनको किसी भी तरह से P/Q फॉर्म में नहीं किया जा सकता। जिन बच्चों ने 9th बहुत अच्छे से पढ़ी उनको पता है 2.457 और इसमें 57 के ऊपर यदि बार लगा है तो इसका मतलब यह है 2.4575757। और आपको तरीका सिखाया गया था कैसे आप इस नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो वहां आपको तरीका सिखाया गया था, बट यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का है तो उसको कभी भी P/Q फॉर्म में क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्लियर? ओके, एंड हैंस दिस नंबर आर नॉट रैशनल नंबर। इसलिए नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, और रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इरैशनल नंबर। सच नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। यहां पर आके थ्योरी पार्ट तो खत्म हो जाता है, बट जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग से कहा था कि आपको कई चीजें समझ में आएंगी, तो वो वाली बातें करेंगे। पहले एक इसका एग्जाम्पल देख ले, पाई का एक एग्जाम्पल देखो। कैसे आप कहोगे सर ये इतनी सारी रिपीट नहीं करेगा? नहीं कर रही, ध्यान से देखो। 1 के बाद है 4, तो यदि अब कभी भी 1 आता है तो 1 के बाद 4 आना चाहिए था, पर यहां गया 5, ठीक है। चलो दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। यहां 4 के बाद है 1, इस पूरी लाइन में 4 के बाद कहीं 4 है क्या? हाँ ये रहा। और इस 4 के बाद 1 होना चाहिए था, पर यहां है 6। और यदि हम इस बात को मान लें कि चलो 4 के बाद 6 आ सकता है, तो इस 4 के बाद 3 आ गया है, तो ये तो रिपीटिव भी नहीं हो रहा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। आप कोई और नंबर समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, 2 देख लीजिए। 2 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद फिर 6 आ रहा है, 2 के बाद 7 आ गया। बच्चे सोच सकते हैं सर कि रिपीटिव कैटेगरी देखो 2 6 2 3 2 6, अब 2 3 होना चाहिए था ना, लेकिन पर यह 2 3 भी नहीं है, 2 7 है, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, या कितना भी आप कोशिश कर ले आप कभी भी इसमें पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी आपने यदि
लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी हो तो आपने उसमें एक बात पढ़ी थी कि उस बच्चे ने पाई की वैल्यू बहुत सारी डिजिट तक सॉल्व करी और उसने बताया कि पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करते, उसने लगभग 100 और 1000 टर्म्स तक निकाल लिया था। तो ये बात वो जब समझ गए तो आप भी समझ जाइए कि ये वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करेगी, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो अब यहां पर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। देखो यहाँ भी 3 डॉट लगे हुए हैं, इन 3 डॉट का मतलब है ये कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। और किसी को कोई भी डाउट आए तो बता दो, बट इसके अलावा आपको इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं याद रखना है। इसके अलावा यदि कभी दिमाग में आए तो कोई भी रूट का नंबर लिख देना जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 3 के बाद 5 आएगा, 4 मत लिख देना। क्लियर? ये सब इरेशनल नंबर कैटेगरी है, ठीक है। अब इसके बाद जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड तक आप बता पाओगे कि लास्ट 9th क्लास में जब 1/17 आया था तो आपके टीचर ने बिना देखे बिना जाने सिर्फ नंबर देखकर ये कैसे बोल दिया कि बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी का है। डिवाइड नहीं करा था उन्होंने, उनको पता था। अब आप कह सकते हो सर वो इतने साल से पढ़ा रहे इसलिए उनको आता होगा, बिल्कुल आता होगा, बट उसका एक और लॉजिक भी है। यदि कोई भी टीचर 10th को पढ़ाता है तो यहां पर इस क्लास के बाद आपको भी और आपके टीचर्स को भी ये बात हमेशा याद आ जाती है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग वो कैसे डिसाइड करते हैं। क्लियर? चलो, तो अब ये बात समझते हैं हम कि कैसे किया गया होगा ये काम, कैसे टीचर को पता लगा, और आज के बाद आप भी बता पाओगे। ध्यान से देखो बच्चों, कभी भी यदि किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा रहा है तो पहली बात तो वो रैशनल ही है, इसलिए सर ने उसको इरैशनल तो बोला ही नहीं कि 1/17 कैसा है, इरैशनल है, ये तो बोला ही नहीं बोला ना। तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है कि यदि 1/17 लिखा गया है तो ये बात तो ठीक है कि p/q फॉर्म में जहां q 0 नहीं है और इन दोनों को प्राइम है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब दूसरी बात, यहां से 10th का वो जो टॉपिक स्टार्ट होता है वही आपको समझाता हूं। इस टॉपिक के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत छोटी सी बात है। कभी भी आपको कोई भी नंबर p/q फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब ध्यान रखना, किसी भी नंबर के q पर मतलब डिनोमिनेटर में यदि सिर्फ 2 की पावर m कैटेगरीज के फैक्टर मिल जाए, जैसे डिवाइड बाय 2, 4, 8, 16, 32 और भी ऐसे सिर्फ 2 की पावर में मिल रहे हो तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे टीचर को पता लग रहा है? यदि कभी भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर्स बन रही है तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग कैटेगरी में जाएगा। और थोड़ी देर सब्र करो, आपको ये भी बता दूंगा कि कितनी डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कितनी डिजिट के बाद वो रुक जाएगा। दूसरा, एक केस नहीं है, यदि अकेले 5 की पावर में मिल जाए डिविजर, आपका क्या डिनोमिनेटर, मतलब 5 आ जाए, 25 आ जाए, 125 आ जाए, 625 आ जाए या 3125 आ जाए, ऐसी कोई भी कैटेगरी का नंबर आ जाए, ये सिर्फ 5 की पावर्स में, और भी चल रहा है, सिर्फ 5 की पावर्स में आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्लियर? तो दो बातें समझ में, 2 की पावर से टर्मिनेट है, 5 की पावर के कारण टर्मिनेट है। बट क्या हो यदि दोनों की पावर आ जाए? तो बात तो सिंपल है, बात तो सिंपल है। क्या कर रहा है? 2 की भी कुछ पावर है, 5 की भी कुछ पावर है, दोनों ही तो टर्मिनेट कर रहे हैं, तो मिलके थोड़ी ऐसे अलग से बदल जाएंगे। केमिस्ट्री नहीं है कि H का अलग नेचर है, O का अलग नेचर है और अचानक से मर्ज किया H2O बनकर पूरा ही नेचर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो यहां पर नेचर सेम रहता है, ये टर्मिनेटिंग लेके जा रहा था, ये टर्मिनेटिंग लेके जा रहा था, दोनों मिलकर भी क्या करेंगे? टर्मिनेटिंग ही लेकर आएंगे, तो ये भी टर्मिनेट बना देता है। अब यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 10 कर दो, 100 कर दो, 50 कर दो, ठीक है। अब 60 नहीं कर सकते क्योंकि 60 में 2 का भी कहीं फैक्टर हो, 3 का भी कहीं हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। तो यदि हमें सिर्फ 2 के फैक्टर्स मिल जाए या डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के फैक्टर्स मिल जाए या इन दोनों के मर्ज फैक्टर्स मिल जाए तो हम उस नंबर को किस कैटेगरी में भेज देते हैं? टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में। अब पहला क्वेश्चन, सर बिना देखे मैं कैसे बताऊं कि ये 2, 4, 7 लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है
2 की पावर 8, तो ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा? तो ध्यान से देखो बच्चों, जब आपको यहां पर सिर्फ 2 की पावर देखने को मिले तो जितने 2 की पावर्स है ना, जितनी 2 की पावर्स है उतने ही डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये फिनिश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर आप लास्ट नंबर लिखते नजर आओगे, आप खुद को करके देख लीजिए। 247 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, छोटा कर लो, 4 कर दो। 247 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। अब क्योंकि आपने पावर चेंज कर दी है, 2 की पावर 8 की जगह 2 की पावर 4 कर दी है, तो एक्चुअली बच्चों अब ये सिर्फ 4 डिजिट्स के बाद एंड होता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर आप लास्ट नंबर लिख रहे होंगे जो भी लिखोगे, क्लियर? आप वहां तो बड़ा नंबर था 256 था डिवाइड करने के लिए, यहां तो आपका छोटा आ जाएगा, 16 हो जाएगा, तो आप कर भी सकते हो। और छोटा बता देता हूं, 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर को ले लो। अब आपके दिमाग में 13 आ रहा होगा, तो ध्यान से देखो 2 की पावर 2 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए। एग्जांपल करवा देता हूं, 13 डिवाइडेड बाय 4, 3 जा 12, 1 रिमाइंडर। अब पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा और यहां क्या कैरी हो जाएगा? 0, ठीक है। 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, 2 टाइम्स में 8 आता है, माइनस किया 2, फिर एक और 0, 20, 4 के टेबल में 25। बात सही है? 3.25 बच्चे कह सकते हैं सर ये तो 3 है, बट ध्यान से देखो, मैंने बोला है डेसिमल के बाद, पहले क्या आ रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 डिजिट आ रही है, 6 डिजिट, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, इसी चीज को यदि हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, आगे कंटिन्यू करके यदि हम 5 की पावर में देखें तो बात सेम रहेगी। 5 की पावर में जितनी पावर है उतनी ही डिजिट्स के बाद ये वो भी एंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंटली बच्चों, अब मेन कंफ्यूजन बच्चों को यहां हो जाती है। 2 की पावर, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया 247 ही वापस से ले लेते हैं, और नीचे एग्जांपल है 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 7। अब बताओ सर, कंफ्यूजन तो यहां होगी हमें कि 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 8 इंडिविजुअल थे, तो हम 2 के केस में 7 बोल रहे थे, 5 के केस में 8 बोल रहे थे। दोनों आ जाएंगे तब क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, इतनी सी बात ध्यान रखना कि जब दोनों हो तो दोनों को ध्यान से देख लेना। इसकी पावर 8, उसकी पावर 7, जोड़ के कर दो 15, और आपका सवाल हो गया गलत। क्यों? ऐसे नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, दोनों में से हायर पावर जिसकी है, हायर पावर बच्चों के दिमाग में आता है क्योंकि प्लस करने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्लस नहीं करना। दोनों में से हायर पावर किसकी है? 5 की। 8, तो 8 डिजिट के बाद ये एंड होगा। यदि यहां पर सेम नंबर 247 में यहां पर डिवाइड कर दूं, इस पे आंसर लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, आफ्टर 8 डिजिट्स हायर पावर किसकी है? 5 की। अब यहां 5 की पावर 3 कर दिया और 2 की पावर 12 कर दिया, तो अब आप क्या कहोगे? 5 की पावर 3 के हिसाब से 3। ध्यान रखना, मैंने नंबर नहीं बोला है कि 5 और 2 में से पावर ये बेस ज्यादा 5 है तो 5 के हिसाब से करना, नहीं, मैंने पावर बोली है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। तो यहां पर भी हम पावर देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 12, तो इसमें हायर पावर के केस में ध्यान से सुन लो, आफ्टर 12 डिजिट्स, ये 12 डिजिट्स के बाद एंड हो जाएगा। क्लियर? अब पहला सवाल 1/17, तो ध्यान से सुन लो, टीचर को क्या दिखा? क्या 2 की पावर m का कोई इस तरह का यहां बन रहा है? नहीं। 5 की पावर n टाइप का कुछ बन रहा है? नहीं। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब दोनों का मल्टीपल में कुछ बन रहा है? नहीं। यदि नहीं बन रहा है तो ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नहीं है। क्लियर? टीचर को कैसे पता लगा ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी का नहीं है? क्योंकि यहां पर 17 था। तो ध्यान रखना, 2 और 5 इसके साथ भले ही 3 आ जाए तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी का चला जाएगा। NTBR, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है तो रिपीट तो करना है, और इस 3 के कारण रिपीट कर रहा है। सिर्फ 2 और 5 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का चला जाता, बट क्योंकि यहाँ 3 भी है तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में। अब रिपीट करेगा तो क्या करेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
तो ध्यान रख लो बच्चों, सिर्फ 2, 5 या 2, 5 के मल्टीपल्स मिले तो हमें डिनोमिनेटर के केस के हिसाब से टर्मिनेटिंग बोलना है, और उसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। इसीलिए 1/17 के केस में नीचे 17 था, 2 और 5 नहीं था, इसलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में कर दिया। एक क्वेश्चन छोटा सा और बता देता हूं बच्चों, ध्यान रखना, आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सर ये इरेशनल क्यों नहीं हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में क्यों नहीं गया, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यदि कोई भी नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको चैप्टर 1 में जितनी भी बेसिक डिटेल्स में कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लगी हो तो आप हमें बता दीजिएगा, ट्राई करेंगे आपके लिए अगली वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कवर कर दे। वैसे जितना मुझे याद है मैंने सारी टॉपिक्स कवर कर दी है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, और फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।